नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। अब जब चुनावी बिगुल बज चुका है तो पार्टियां भी एक दूसरे पर जमकर हमलावर हो चुकी हैं। इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा हासिल करने वाले बॉन्ड एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। शुरुआत से सवालों और विवादों में घिरे रहे इस इलेक्टोरल बॉन्ड को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धांधली करार दिया है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि इन बॉन्ड के जरिए बीजेपी भ्रष्टाचार करती है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस दावे के साथ साल 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। अब कांग्रेस के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस चंदे को लेकर उठ रहे सवालों का चुनाव पर क्या असर होगा, आज बात इसी खास मुद्दे पर। बॉन्ड निकाल रखे हैं। बॉन्ड एक प्रकार से करप्शन है, ये लीगली करप्शन है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से सुरेश गर्ग जी हैं, देवेंद्र यादव जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक संजय शर्मा जी भी है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव पे। आरसी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मुख्यमंत्री ने जो कहा, साफ तौर पर कहा कि ये धांधली है, भ्रष्टाचार का एक तरीका है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि बीजेपी तो 2018 में ये कहकर लाई थी कि इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, चंदा जो भी आता है हर किसी के सामने रहेगा क्लियर। फिर ऐसे में क्यों ऐसा लगता है? इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? श्वेता जी, राजनीति के अंदर एक कहावत है, अगर अपने प्रतिद्वंदी की कमर तोड़नी हो तो उसके आर्थिक जो स्रोत हैं वो बंद कर दिए जाएं। ये राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इस बात को जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बनते ही 8 नवंबर 2016 को इस देश के अंदर नोटबंदी करके जो लोगों के पास में कैश मुद्रा होती थी उस पूरे पैसे को बाहर निकाल लिया। और 2017 के अंदर 7 जनवरी 2017 को भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि चुनाव के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है कि उसके पास में जो फंडिंग हो रही है वो कहां से आ रही है। ये जो प्रहार किया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, वो ना सिर्फ उन विपक्षी दलों और राजनीतिक दलों पे किया, वो उन क्षेत्रीय नेताओं पे भी, भारतीय जनता पार्टी पे भी किया कि अगर सूबे की मुख्यमंत्री कोई पूर्व वसुंधरा राजे या क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी अगर कोई चंदा ले रही है तो उसका सोर्स कौन होगा और कैसे होगा, वो अगर कोई जान सकता है तो देश का प्रधानमंत्री जान सकता है। क्यों जान सकता है? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का काम सिर्फ एसबीआई बैंक और उसकी अथॉराइज्ड ब्रांच करती है। इस अथॉराइज्ड ब्रांच के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड की जो निगरानी है वो सिर्फ केंद्र की सरकार और केंद्र का मुखिया रख सकते हैं। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी व्यक्ति अगर चंदा दिया जाता है तो उसका उत्पीड़न होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया जाता है, उसी वजह से आज क्रोनिक कैपिटलिज्म बन रहा है। जो देश के अंदर कभी 619वें नंबर पे होता था, आज दुनिया का नंबर 2 का धनीपति बन जाता है। क्यों बन जाता है? इसलिए देश के प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख के एक उद्योगपति दुनिया के तमाम उन देशों के अंदर जाता है और अपने धंधे को फैलाता है। पहले चुनावी राजनीतिक दलों को अगर चुनावी चंदा दिया जाता था तो 3 साल के शुद्ध मुनाफे का 7.5% दे सकता था। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने यह कर दिया कि कोई भी कंपनी चाहे जितना पैसा किसी राजनीतिक दल को दे सकती है, और वो किस राजनीतिक दल को दे रही है इसका अगर कोई सुपरविजन कर सकता है तो केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी कर रही है। और इसीलिए एडीआर की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे धनी पार्टी है। जो पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, तमाम जो राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है उससे 5 गुना ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। बिल्कुल। आरसी जी ने जो बात कही, एक बात तो क्लियर है, ऐसे में तो लोग दबाव में भी चंदा अगर देना होगा तो वो देंगे। क्योंकि एक बात और मुख्यमंत्री ने कही कि अगर कोई उद्योगपति से कांग्रेस के कोई नेता या कोई मिलता भी है तो उसके यहाँ ईडी की रेड पड़ जाती है, उसके यहाँ कार्रवाई होती है, जैसा कि अभी इन्होंने भी कहा, आरसी जी ने भी, कि उसे परेशान किया जाता है। ये सब चीजें जो होती है तो इंटेंशनली होने लगा, फिर ये ट्रांसपेरेंसी कैसे रह गई? नहीं श्वेता जी, मुझे ये बताइए, इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि खुले मंच पर प्रदेश के मुखिया ये बात कह रहे हैं, खुले तौर पर ये बात कही जा रही है कि धांधली का तरीका है। ऐसे में तो सही है, फाइनेंशियली तौर पर अगर आप किसी को कमजोर करेंगे तो उसके लिए तो मुश्किल खड़ी होना लाजमी है। श्वेता जी, खुले मंच पे अगर गहलोत जी बात कर रहे हैं तो गहलोत जी डरे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गहलोत जी क्या बोल रहे हैं। इसमें पारदर्शिता है,
बैंक के माध्यम से आपके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे जाते हैं, बैंक के अंदर वो केवाईसी देके वो परचेज करते हैं, तो कहां से इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया? क्यों इनको दर्द महसूस हो रहा है? मुझे ये बताइए ना कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसने परेशान किया, जिसको चंदा दिया है? नाम बताइए कि उस व्यक्ति को परेशान किया है। किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया। ईडी की रेड को बोला जाता है कि इंटेंशनली किया जा रहा है। इनको परेशानी हो रही है क्योंकि इन्होंने पिछले 55 साल तक भ्रष्टाचार किया। इनके नेता ने बोला कि 1 रुपया चल के 85% भ्रष्टाचार में चला जाता है। नंबर 2 का पैसा इनके पास आता था, वो नंबर 2 का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया, तो इनको तकलीफ होने लगी है। नोटबंदी में इनको तकलीफ क्यों हो रही है? अरे भाई, जनता ने उसको सराहा है, इसके बाद हमको जनता ने मैंडेट दिया है, जनता तो उसको स्वीकार कर रही है, इससे रेवेन्यू बढ़ी है। नोटबंदी पे इनको परेशानी हो रही है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो नंबर 1 के अंदर परचेज किया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार या नंबर 2 कैसे हो गया? मेरे तो गणित समझ में नहीं आ रही। अब बोले तो बोलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अंदर यह है कि अगर 2018 के अंदर अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट आने के बाद वही पार्टी चंदा ले सकती है जिसके की विधानसभा में या जनरल इलेक्शन में 1% से ज्यादा वोट आते हैं। तो अगर मान लो उस व्यक्ति को चंदा मिल रहा है और फिर एसबीआई के माध्यम से एसबीआई उसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देती है जिसने केवाईसी अपने ये तो ऑफिशियली रहेगा। ठीक है, तो भी भ्रष्टाचार किस तरीके से हुआ है? देवेंद्र यादव जी, कांग्रेस तो मानती है कि ये धांधली होती है, भ्रष्टाचार है, और यही वजह है कि जो आते 95% तक जो बॉन्ड लिए जाते हैं किसके फेवर में, वो बीजेपी के। आम आदमी पार्टी इस पर क्या स्टैंड रखती है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का नया नाम भ्रष्टाचारी जनता पार्टी रख दिया जाए। ये लोग बड़े बड़े दावे, बड़ी ईमानदारी के दावे करके सत्ता में आए थे। ये बॉन्ड वाली तो सिर्फ एक बात है जिसपे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने ना जमीन छोड़ी, जमीन घोटाला किया इन्होंने महाराष्ट्र में, जिन नारायण राणे ने, उनको इन्होंने अपनी पार्टी में लिया। इन्होंने ना पानी छोड़ा, हेमंत बिस्व शर्मा इनके बड़े उदाहरण है जिन्होंने पानी घोटाला कर दिया। इन्होंने ना आकाश छोड़ा, जहां राफेल घोटाला कर दिया। इन्होंने ना समुद्र छोड़े, जहां अडानी का पोर्ट घोटाला सामने आया, करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई लेकिन ईडी नहीं पहुंची। इन्होंने ना माइनिंग छोड़ी, जहां इनका जो है खनन घोटाला सामने आया येदियुरप्पा जी का कर्नाटक में। तो भारतीय जनता पार्टी को जब जहां मौका मिला इन्होंने लूट मचाई है। उस लूट से लोग नहीं थके तो ये लूट की एक नई योजना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए लेकर के आए। इसमें भी लगातार बार बार भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। एक बात बड़ी देखिए जो बार बार इसमें सामने आ रही है कि जो आज गहलोत जी ने बोली, आज तमाम विपक्षी पार्टियां जो बोल रही हैं कि छापे तुरंत पड़ते हैं जैसे कोई दानवीर दूसरी पार्टियों को देने के लिए दान सामने आता है। इसके सबसे बड़े भुगतभोगी आम आदमी पार्टी है। ये जिस तरीके से आप देखिए, अगर आंकड़े बताते हैं कि 95% रेड जो ईडी की हुई वो पोजीशन के नेताओं पर हुई और कन्विक्शन उसमें सिर्फ 1% से भी कम रहा। अगर वो भ्रष्ट थे तो आप कन्विक्ट क्यों नहीं कर पाए? आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी आप लगातार ईडी की, सीबीआई की रेड कर रहे हो। एक मामले में जिसमें हम छूटते हैं सीबीआई में और दूसरे उसी मामले में ईडी पहुंच जाती है। मनीष जी के मामले में कोर्ट ने इसी पर एक जवाब सुरेश गर्ग जी, अब आपने कहा, हाँ, बस आपके वापस लौटेंगे। 30 सेकंड में सेम इसी मामले में संजय सिंह जी को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से ईडी ने इस मामले में रेड की, जब उनका कोई सरकार से लेना देना नहीं है लेकिन उनको फर्जी मामले में फंसा दिया गया। ये ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्षी पार्टी को डराना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और इससे डरेंगे नहीं। सुरेश गर्ग जी, अभी आपने कहा कि ये तो ट्रांसपेरेंसी है, बॉन्ड लेने के बाद सब चीज ऑन रिकॉर्ड है, क्लियर है, जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है। फिर ये जो अभी आरोप देवेंद्र यादव जी भी लगा रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर दानदाता आता है दूसरी पार्टी को देना चाहता है वो दान, और उसके बाद उसके यहाँ कार्रवाई होती है, तो ये कैसे होता है? किसने कहा? अभी ये भी कह रहे हैं, ये इनके कहने अच्छा, यानी आप कह रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए, आज इन्होंने शराब घोटाला किया, अगर दिल्ली के अंदर शराब घोटाला किया और उसमें अगर 70% गिरफ्तार हो जाता है, इनको पूरा समय देना चाहता है शराब घोटाला क्या है? आप बताइए गर्ग साहब, शराब घोटाला है क्या? ये बताइए क्या घोटाला है? आप बता नहीं सकते हो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगा करके भागने का काम करती है। शिक्षा नीति के नाम से आपने घोटाला किया। जो आदमी भ्रष्टाचार से लड़ना होता तो नारायण राणे जेल में होता, कर्नाटक में जो है, कर्नाटक में येदियुरप्पा जी जेल में होते, व्यापक घोटाले वाले शिवराज चौहान जेल में होते। आप लोग विपक्षी पार्टियों को दबा करके देश को लूटने आए हो। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम भारतीय जनता ठीक है, देवेंद्र यादव जी, देवेंद्र यादव जी, चुनाव से पहले ये बोलती थी सुरेश गर्ग जी, भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी कांग्रेस चले गई। ठीक है, आम आदमी पहले कहती थी कि लालू चारू घोटाले के अंदर आरोपी है, आज वो लालू। सुरेश गर्ग जी, बात सुनिए, आपने कहा उन्होंने, लेकिन देवेंद्र यादव जी हर कार्रवाई इंटेंशनली हो ये नहीं मान सकते। हो सकता है एक दो चीजें ऐसी आ रही हो, ऐसा तो है नहीं कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था, कार्रवाई बिना सबूतों की कैसे हो जाएगी? इसलिए तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तो नहीं कह सकते।
सकते हैं। कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। सुरेश जी ठीक है, चलिए वापस, ठीक है, वापस आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय शर्मा जी भी हैं। संजय जी, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको लेकर अब जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, इस मुद्दे का क्या असर इन चुनावों में रहेगा? देखिए, ये बहुत मौलिक सवाल है कि मैं वोटर के नाते मुझे पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। देखिए, ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। अगर आप बिल्कुल जाके बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल परिभाषा में समझने की कोशिश करें तो ये मेरे राइट को कमज़ोर किया जा रहा है अगर मुझे ये पता ना हो कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया है। ये इस बॉन्ड से पता नहीं लगता। खतरा विपक्षी पार्टी ये कहती हैं कि क्योंकि वो सरकारी तंत्र में ही रहता है तो वो अंदर से उन्हें पता लग सकता है, वैसे वो उस पर कुछ लिखा नहीं होता है। अब आप देखिए कि इसकी सीक्रेसी का सवाल, राजनीति में अगर सीक्रेसी हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई सही व्यवस्था है कि जो चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट में सील बंद कवर में पार्टीज ने अपना वो भेजा किसको कितना चंदा मिला, और ये रिपोर्टर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता किया कि कितना मिला है। करीब करीब 9,500 करोड़ के आसपास के जो बॉन्ड है उनमें से 52% से लेके उससे ऊपर अकेले बीजेपी के पास चले और सारी पार्टीज को मिला के उतना पैसा नहीं मिला। ये एक इंडिकेशन है। फिर आप इसमें और एक बुराई देखिए जो भारतीय लोकतंत्र को दीमक की तरह खा रहा है। इसमें से 91% जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 करोड़ से ऊपर का है। मैं आप उसमें कंट्रीब्यूशन वाले लोग नहीं है या हमसे नीचे वाले तो सवाल नहीं। 8% है वो 10 लाख से ऊपर वाले। अब आप सोचिए पार्टीज का चरित्र क्या बदल गया। पार्टीज जो चंदा ले रही हैं, अमेरिका में भी $20,000 से ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है। यहाँ डिक्लेरेशन का सवाल ही नहीं है कि आपको बताना ही नहीं है कि कौन है। ये बहुत खतरनाक है। लोकसभा चुनाव, पिछला लोकसभा चुनाव अनुमान लगाए जाते हैं दुनिया के सबसे महंगा चुनाव हुआ। हम दुनिया के रिचेस्ट लोग नहीं है। 55 से 60,000 करोड़ का जो इलेक्शन हुआ है वो लोकसभा चुनाव। इस इलेक्शन को अगर अगले इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन की हम देखें और सिर्फ मुद्रास्फीति लगा लें और जिस $1 ट्रिलियन से हम बढ़ रहे हैं, 1 लाख करोड़ का चुनाव है, क्या ये देश के लोकतंत्र के हित में है, आम आदमी गरीब आदमी के हित में है कि इतना महंगा चुनाव हो? तो हमें चुनाव को पूरी तरह से पैसे के असर से हटाना। हम दुनिया की गैर बराबरी के इंडेक्स में सबसे ऊपर के लोगों में से हैं। गैर बराबरी का मतलब लोकतंत्र की हत्या, ऑटोमेटिक। जैसे जैसे गैर बराबरी बढ़ेगी बहुत सारी चीजें अपने आप खराब हो जाती हैं। आप ना भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं, ना आप सुशासन ला सकते हैं, होगा ही नहीं अगर गैर बराबरी होगी। इस पे बहुत सारे नोबेल लॉरियट्स तक ने लिखा हुआ है, उसके बड़े प्रमाण है। इस पे कोई मतलब बहस का विषय ही नहीं है। इस हालत में अगर हमने अपने चुनाव को पैसे के असर से नहीं कम किया तो हम मान सकते हैं, जो अब गलियों में आरोप सुनते हैं कि लोगों को खरीद लिया पैसे देके, शराब देके, जाने कौन किस स्तर पे खरीदने की स्थिति बन जाएगी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक चर्चा विधि आयोग में ऑलरेडी आ गई है कि हमें चुनाव को कंप्लीटली सरकारी खर्चे पे कराने पे विचार करना चाहिए, नहीं तो हम अपने इस लोकतंत्र को उस खूबसूरत रूप में, सपने के रूप में नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल, बातें बहुत की जाती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये अपने हित में जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, करने पर सभी आमादा हो जाते हैं और ये नजर भी आता है। लेकिन सुरेश गर्ग जी, ये खतरनाक है, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। लेकिन क्यों? लेकिन एक बात समझिए, आप ये कैसे खतरनाक है मुझे बताइए। नहीं, एक बात बताइए, वो जो डोनेशन देता है उसकी बैलेंस शीट में आता है, उसकी ऑडिट होती है, आरओसी के अंदर उसकी रिटर्न सबमिट होती है। खतरनाक कैसे हो गया? यानी आप ये कह रहे हैं कि आरओसी के अंदर रिटर्न सबमिट होती है, बताइए ना उसके अंदर भ्रष्टाचार कैसे हुआ, नंबर 2 का पैसा कैसे उसके अंदर हुआ, पूरा के पूरा नंबर 1 के अंदर पैसा है, उसका प्रॉफिट है या उसका जो कंपनी ने जो पैसा कमाया है उससे डोनेशन दे रहा है, भ्रष्टाचार कैसे हुआ बताइए ना, उदाहरण दीजिए आप। साहब समझिए, आप मैं वोटर के नाते मेरा अधिकार है, बैलेंस शीट में कहीं पड़ा रहे क्या वो आरओसी की बैलेंस शीट में है? आप जाइए, आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या आप दिखा सकते हैं डोनेशन दिया है नहीं दिया? अरे उस कानून में नहीं है सर, आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे कह सकते हो कि नहीं मैं एक आम आदमी देखेगा? कानून में है नहीं है। आरओसी की साइड में जाइए, आरओसी की साइड पे आप निकाल के दिखा, बैलेंस शीट मिलेगी, मैं निकाल के देता हूँ, आप कंपनी का नाम बताइए, मैं बैलेंस शीट निकाल के देता हूँ। अरे सुप्रीम कोर्ट में सील कवर में दिया, दर्शक क्या बात कर रहे हैं? डोनेशन दिया या नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट में सील कवर में दिया है। 100 रुपए लगते हैं, सिर्फ मात्र 100 रुपए में आप आरओसी की साइट पे जाके आप पूरी कंपनी के बही खाते निकाल सकते हो कि कौन सी कंपनी है, कितनी उसकी कितना टर्नओवर है, क्या क्या उसने खर्चे किए, वो सब आरओसी की साइट पे अवेलेबल है। मुझे लगता है आप मुझे ये समझ में नहीं आया भ्रष्टाचार किस हिसाब से हो गया। एक मिनट आरसी जी,
आरसी जी, धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आरोप भी लगेंगे, सब कुछ है, लेकिन जब ये ऑफिशियली हो चुका है तो अब इससे होगा क्या? आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो जैसा चल रहा है वो तो ये चलता ही रहेगा। देखिए श्वेता जी, इससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कैसे हो रही है? पहले जो चुनावी चंदा दिया जाता था वो कोई भी कंपनी 3 साल के शुद्ध मुनाफे का 7.5% दे सकती थी। अब मुनाफे से कोई लेना देना नहीं, कंपनी चाहे तो अपनी पूरी दौलत है वो एक पार्टी को दे दे। इसलिए अब जो लोकतंत्र के अंदर में जो लोगों की आवाज से कानून बनते थे, पूंजीपति उस कानून को बनाने लगे हैं, क्योंकि पार्टी को पूंजीपति चलाने लगे हैं, प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रखने लगे हैं, जियो धनाधन बोलने लगा है, और देश का प्रधानमंत्री पूंजीपति की हवाई जहाज में उड़ रहा है। अडानी को राजस्थान के अंदर किसने एंट्री कानून अडानी को राजस्थान में एंट्री किसने दी? आपके मुख्यमंत्री जी ने अडानी को बगल में क्यों बिठाया? जवाब दो। पंजाब के अंदर अडानी को एंट्री किसने दी? जवाब दो। पंजाब के अंदर अडानी को किसने एंट्री दी? और राजस्थान के अंदर अडानी को बगल में किसने बिठाया? जवाब दो। एक मिनट आप जवाब बगल में बिठा लेते हो। सुरेश गर्ग, आप भी सुनिए ना, आपको सुन रहे थे वो, उनको भी सुनिए, आप उसका जवाब दीजिएगा ना, आप जवाब दीजिएगा ना, ठीक है? 85% की कमीशन राजस्थान के अंदर चल रही है। आप उसका जवाब दीजिएगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। पहले आरसी जी को बात खत्म करने दीजिए। कोई ऐसा नेता बता दो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि साहब भ्रष्टाचार नहीं किया। इनके खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हाँ साहब राजस्थान में भ्रष्टाचार कोई नेता है जो भ्रष्टाचार नहीं है तो बीजेपी में भी है क्या? बीजेपी में भी है क्या सर? बीजेपी में भी है क्या? बीजेपी के भी तो नेता ही है। मुख्यमंत्री बोल रहा है पीडब्ल्यूडी के सुरेश जी, बीजेपी के भी तो नेता ही है। आप ये मानते हैं कि कोई नेता ऐसा नहीं बचा जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया? बताइए आप, बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, एक्सेप्ट किया ये चीज कि राजस्थान में भ्रष्टाचार? बात पूरी कीजिए। देखिए, ये मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच में इस प्रकार का व्यवधान डाले तो ये मान के चलिएगा कि आपके हित की कोई बात हो रही, उसको भटकाना चाहते हैं। हमने फिर गुजारिश की कि जनता की आवाज को सरकार की नीतियों में बंद करने का काम इलेक्टोरल बॉन्ड कर रहा है। किसानों के लिए 3 काले कानून अध्यादेश के माध्यम से आते हैं, कॉर्पोरेट घराने में बनते हैं, और कॉर्पोरेट घराना वहां पे वेयर हाउस बना देता है। 750 किसानों की मौत हो जाती है क्योंकि कंपनियां फैसला करती है कि ये सरकार को हमने पैसा दिया, हमारे लिए ये नीति बनाई है। इसलिए देश के लोगों को जागना होगा और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी हुंकार को और दमन को डटकर जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री की जो भव्य रैलियां होती है, भव्य स्टेज सजते हैं, देश के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यालय बनते हैं, ये क्यों बनते हैं? 70 साल शासन करने वाला राजनीतिक दल अपने प्रदेश में अच्छे मुख्यालय नहीं बना पाता है, लेकिन 5 साल आपको भारतीय जनता पार्टी देश के हर जिले में बना पाती है, क्योंकि पूंजीपति भाजपा को चलाते हैं और देश की सबसे धनी पार्टी भाजपा देवेंद्र यादव जी आपकी आवाज को नहीं, पूंजीपतियों की आवाज। ठीक है, लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड तो है जो तय कर दिया गया है, तय कर दिया गया। अब ये डिपेंड करता है लोगों पर। लोकसभा चलती है तो कोई सब चुपचाप हो जाते हैं। अरे लोकसभा में बहस करो ना, लाइए ना आप लोकसभा राज्यसभा में लाइए ना। अब क्या चुनाव सामने, जिसको जिस पार्टी के साथ मदद करनी है वो करेगा। एक मिनट भ्रष्टाचार का सुरेश गर्ग जी, एक मिनट। देवेंद्र यादव जी, अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो भी तरीका है जिसको जिस पार्टी के साथ जाना हो, जो फाइनेंशियली साथ देना हो, दान देना हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी चुनाव तो लड़ना है, हर पार्टी लड़ेगी। आम आदमी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही, क्योंकि ये बार बार आप लोग आरोप लगाइए कि भ्रष्टाचार है, धांधली हो रही है, लेकिन इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? देखिए श्वेता, बेशक फर्क ना पड़े, लेकिन देश की जनता को पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस जनता को धोखा दिया जा रहा है। हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं एक मंच पर खड़े होकर के कि मेरा ताप भ्रष्टाचारी सह नहीं पाते, तभी पीछे बैठी हुई जनता को हंसी आ रही होगी देख करके कि किस तरीके से सारे भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र से लेकर के जहां 70 जाकर घोटाले वाले हो, या जाकर के हेमंत बिस्वा शर्मा हो, या येदियुरप्पा जी हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान हो, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, तमाम भ्रष्टाचारी जिन पर बड़े बड़े घोटाले वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं और खड़े होते हुए प्रधानमंत्री का जिनको सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रही, सब नहीं निकलता है। इनके नेताओं को तो सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रही, ये प्रूव हो रहा है कि आप लोग चेहरा जो दोगला है। चलिए ठीक है, देखिए चुनाव में मुद्दे भी आएंगे और इस तरह से आप लोग आरोप भी लगाएंगे। चलिए संजय शर्मा जी एक फाइनल कमेंट इस पर चाहेंगे, क्योंकि चुनावी बयान है, चंदे पर रार है, लगातार सवाल उठ रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं। फाइनल कमेंट। देखिए, इरादा पार्लियामेंट ने जो सोचा था वो यही था कि अगर ये इसका अगर नाम पता नहीं लगेगा तो कोई किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन बाद में ये सवाल उठे और मैं फिर से चाहूंगा मैं गलत सिद्ध हो जाऊं, जैसा कि गर्ग साहब ने कहा,
मैं दावे से कह सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में भी बंद लिफाफे में जानकारी दी गई थी, आरओसी से नहीं मिलेगी क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। मैं बिल्कुल मौलिक बात कहता हूं, ये तो पता लगेगा ना डोनेशन दिया नहीं मैंने दिया। पहले ये ही तो कह पता दिया, लगेगा मैं ना। गलत सिद्ध जिस होने पार्टी को को तैयार हूं, नहीं है, बैलेंस शीट में मैं ये तो गलत पता सिद्ध होने को लगेगा तैयार हूं। ना। जी ये जी तो साबित हो रहा है ना कि बैलेंस मैं शीट में चेक करने ये जाएगा बुक्स ऑफ लाखों अकाउंट्स में करोड़ ये तो आएगा ना कि डोनेशन दिया ये ये भी नहीं आएगा। जरूरी नहीं है। बताइए बुक्स ऑफ आप अकाउंट चेक करोगे। आप डोनेशन बैलेंस दिया, शीट में पार्टी 10 का लाख से नाम ज्यादा नहीं आएगा, नंबर एक का बरसात। पैसा है, बैलेंस शीट में दिखाना जरूरी होता है। नंबर एक का पैसा है, बैलेंस शीट में गत दिखाना जरूरी 35 होता है। साल की संजय हमारी जी, संजय जी। पत्रकारिता पे ये प्रश्न मत उठाइए कि हमें ये नहीं पता होगा कि वो होगा या नहीं होगा। पार्लियामेंट के सामने सब डिस्कस हुआ, कानून पढ़ के समझिए उसको। तो सवाल हमें पार्टीज की चिंता नहीं, हमें सवाल ये है कि सारी पार्टी मिलके खर्चे को अगर घटा पाएंगी तो आम आदमी की जो चॉइस है वो बेहतर हो पाएगी। अभी हम भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि जो हो सकता है एक छोटी पार्टी के पास बहुत अच्छा मैसेज और प्रोग्राम हो, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। एक बड़ी पार्टी के पास बहुत अच्छा ना हो और वो लोगों तक चली जाती है, तो अल्टीमेटली लॉस किसका हो? मेरा, आपका, नागरिक का। इसमें पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल यह है कि नागरिक कैसे एम्पावर हो। नागरिक हमेशा जानकारी से एम्पावर होता है। आरटीआई भी इसीलिए लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन के बेस में चॉइसेस करना है, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक चलिए, अच्छे लेकिन इस नागरिक पूरी का। चर्चा में एक बात तो ठीक है आपने कि चलिए ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड है या जो भी कहा जा रहा हो कि 95% इनके पास जा रहा है या जो लोग दूसरी पार्टी को दे रहे हैं, आरोप है, धांधली की बात कही जाए, भ्रष्टाचार की बात की जाए, ठीक है आरोप है, मुद्दों को लेकर आरोप भी लगते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव जो होते वो इतने महंगे क्यों हो, इतना ज्यादा खर्चा चुनाव में क्यों हो? इसे कम करने की अगर कोशिश कर ली जाए, भले किसी पार्टी को कितना पैसा मिलता है क्योंकि वो जरूरत बन जाती है, एक के पास अगर बहुत ज्यादा है वो उस हिसाब से लगाएगा तो दूसरे को भी करना पड़ता है, और ये चुनाव में नजर आता है, तो कम से कम इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तो इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे लाया ट्रांसपेरेंसी के लिए गया है, लेकिन किसके लिए फायदा, किसके लिए नुकसान है, ये तो जनता भी देख रही है, समझ रही है। जिसको जिसके साथ जाना है जाना है, कोई कितनी भी खरीदने की कोशिश करे, वोट की ताकत तो है, वो आपके हाथ में है, उसे आप बिकने मत दीजिए। अपने इच्छा से अपना कैंडिडेट, अपनी पार्टी को चुनिए, सरकार बनाइए, फिर काम तो सरकार को करना है, फिर सरकार किसी भी पार्टी की क्यों ना बने। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।